कौरव और पांडव अब अलग अलग नहीं दिखते थे। वे पहचाने जाने लगे थे, एक समूह की तरह। गुरुकुल में ये फर्क साफ था। पांडव अपने अपने स्वभाव में बंधे थे। भीम आगे बढ़ता था, अर्जुन चुप रहता था, युधिष्ठिर सुनता था, नकुल सहदेव देखते थे। कौरव अलग नहीं चलते थे, वे एक साथ चलते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ प्रतिक्रिया देते थे। और इस सब के बीच द्रोणाचार्य हर अभ्यास में अर्जुन को थोड़ा और कठिन लक्ष्य देते, थोड़ा ज्यादा समय, थोड़ा ज्यादा ध्यान। ये बात सब देख रहे थे, दुर्योधन भी, भीम भी, भीष्म भी। द्रोण का ये निर्णय किसी एक दिन नहीं लिया गया था, ये धीरे धीरे बना था। पर जिस दिन द्रोण ने सभी राजकुमारों के सामने अर्जुन को आगे बुलाया, उसी दिन गुरुकुल की दिशा बदल गई। सब समझ गए, अब बराबरी नहीं रही। भीम को इससे फर्क नहीं पड़ा, उसकी दुनिया ताकत थी, वो वहीं खड़ा रहा। दुर्योधन को फर्क पड़ा, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी और को उससे ऊपर रखा गया। और उसी समय गुरुकुल के बाहर कर्ण फिर से आया। इस बार वो सीखने नहीं आया था, वो खुद को साबित करने आया था। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ वो किया जो कोई शिष्य नहीं कर सकता था। उसने सबके सामने वो अभ्यास पूरा किया जो अब तक सिर्फ अर्जुन से करवाया गया था। गुरुकुल कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अब सवाल काबिलियत का नहीं था, सवाल पहचान का था। द्रोण ने सब देखा और उन्होंने वही किया जो एक गुरु नहीं करना चाहता था। उन्होंने कर्ण को फिर से नकार दिया। ये इनकार शांत था पर भारी था। यहीं दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने पहली बार किसी को अपने बराबर खड़ा किया। उसने कर्ण को सिर्फ अपनाया नहीं, उसने उसे जगह दी। और उसी क्षण एक नया संतुलन बना। इधर अर्जुन गुरु के और करीब आ गया, उधर दुर्योधन कर्ण के साथ और मजबूत हो गया। और इन सब के बीच भीष्म चुप नहीं रहे। पहली बार उन्होंने सीधा हस्तक्षेप किया। उन्होंने दरबार में सिर्फ एक बात कही, अब ये शिक्षा का मामला नहीं है, अब ये राज्य का मामला बन रहा है। उस दिन हस्तिनापुर ने पहली बार 3 अलग अलग दिशाओं में भविष्य को बढ़ते देखा। एक दिशा गुरु की छाया में, एक दिशा सत्ता की भूख में, और एक दिशा अपमान की आग में। अर्जुन अब सबसे आगे दिखने लगा था। द्रोण उसे ऐसे अभ्यास देने लगे जो बाकियों को नहीं मिलते थे। पर दुर्योधन हर दिन और असहज होता गया। अब वो सिर्फ अर्जुन से नहीं, गुरु से भी तुलना करने लगा था। और अब कर्ण चुपचाप देखने वाला लड़का नहीं था, वो अभ्यास करता था, खुले मैदान में, सबके सामने। उसके हाथों में वो आत्मविश्वास था जो सिखाया नहीं जा सकता। राजकुमार उसे देखने लगे, सेवक रुकने लगे, खबर दरबार तक पहुंची। ये पहली बार था जब किसी ने राजकुमारों के बाहर किसी को इतना गंभीरता से लिया। द्रोण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे, अगर कर्ण को जगह दी तो गुरुकुल टूटेगा, और अगर नहीं दी तो भविष्य टकराएगा। यहीं भीष्म ने फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने द्रोण से सीधे बात की। उन्होंने कहा, ये अब सिर्फ गुरु का निर्णय नहीं है, ये राज्य के संतुलन का सवाल है। भीष्म का ये कहना सिर्फ सलाह नहीं था, ये चेतावनी थी। इधर दुर्योधन अब अकेला नहीं था, कर्ण उसके साथ था। दुर्योधन ने पहली बार खुद को कमजोर नहीं महसूस किया। उसे लगा, अगर अर्जुन गुरु की ताकत है तो कर्ण उसकी ताकत बनेगा। और यही महाभारत का सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब दो पक्ष तैयार होने लगते हैं पर कोई युद्ध नहीं होता, जब दोस्ती रणनीति बन जाती है, जब शिक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं पक्ष बन जाती है। द्रोणाचार्य ने अंततः निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को सबके सामने अपना शिष्य घोषित नहीं किया, पर व्यवहार में साफ हो गया था कि वही उनका मुख्य ध्यान है। कर्ण समझ गया था, यहाँ काबिलियत से ज्यादा स्वीकृति मायने रखती है, और ये स्वीकृति उसे नहीं मिलने वाली थी। इसी समय दुर्योधन ने खुलकर उसका साथ दिया। अब वे सिर्फ साथ खड़े नहीं होते थे, वे साथ अभ्यास करते थे, साथ सोचते थे, साथ योजना बनाते थे। दुर्योधन ने कर्ण को राजकुमारों के बीच ले आना शुरू किया। ये पहली बार था जब किसी ने कर्ण को छुपाया नहीं, दिखाया। दरबार तक ये बात पहुंची। धृतराष्ट्र ने सुना। गांधारी को समझ आ गया था कि ये सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये सुरक्षा की तैयारी है। क्योंकि अगर आज भीम दुर्योधन से ज्यादा ताकतवर है और अर्जुन सबसे आगे बढ़ रहा है, तो कल सत्ता सुरक्षित नहीं रहेगी।
इसी डर ने गांधारी को और सख्त बना दिया। अब कौरव सिर्फ भाई नहीं थे, वे एक इकाई थे। दूसरी तरफ पांडव अब भी अलग अलग थे, पर उनके बीच भरोसा था। वे साथ खड़े नहीं रहते थे, पर जरूरत पड़ने पर साथ होते थे। भीष्म ये सब देख रहे थे। अब वे चुप नहीं रह सकते थे। भीष्म ने द्रोण को बुलाया। सीधे शब्दों में कहा, शिक्षा में पक्षपात राज्य में विद्रोह बनता है। द्रोण समझ गए थे, पर अब पीछे हटना भी आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन में भविष्य देख लिया था, और यही महाभारत की सबसे बड़ी विडंबना है। हर कोई सही करना चाहता है, पर हर सही किसी और के लिए गलत बन जाता है। अब कहानी बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। समय के साथ गुरुकुल की पढ़ाई पूरी होने लगी। राजकुमार अब बच्चे नहीं रहे थे। अब सवाल ये नहीं था कि कौन क्या सीख रहा है, बल्कि ये था कि जो सीखा गया है उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। द्रोणाचार्य ने अंतिम परीक्षा रखी। सभी राजकुमारों को दरबार में अपनी अपनी कला दिखानी थी। हस्तिनापुर में लंबे समय बाद उत्सव जैसा माहौल बना। राजा आए, सभा भरी, प्रजा देखने आई। यहीं कर्ण खुलकर सामने आया। दुर्योधन ने उसे खुले मंच पर लाया। कर्ण ने अपनी कला दिखाई, बिना चुनौती के, बिना अहंकार के। सभा सन्न रह गई। ये पहली बार था जब किसी ने अर्जुन के स्तर पर किसी को खड़ा देखा। लेकिन यहीं वो सवाल आया जो टल नहीं सकता था, वंश। कर्ण से पूछा गया, तुम कौन हो? कर्ण के पास उत्तर नहीं था, या यूं कहें वो उत्तर देना नहीं चाहता था। सभा ने पीठ फेर ली। यहीं दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कर्ण को राजा घोषित किया, एक राज्य दिया, एक पहचान दी। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये सीधी चुनौती थी। भीष्म समझ गए, ये क्षण हल्का नहीं है। ये पहली बार था जब सत्ता योग्यता के खिलाफ सीधे खड़ी हुई। पांडव ये सब देख रहे थे। भीम को गुस्सा आया। अर्जुन चुप रहा। युधिष्ठिर ने स्थिति को समझा। ये प्रतियोगिता नहीं रही थी, ये पक्ष बन चुका था। दरबार बिखर गया। उत्सव समाप्त हुआ, पर उसी दिन हस्तिनापुर ने अपना संतुलन खो दिया, क्योंकि अब सब साफ था। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव और कर्ण, और बीच में राज्य। अब अगला अध्याय वन का नहीं है, शिक्षा का नहीं है। अब अगला अध्याय है सत्ता की पहली खुली दरार। और यहीं से महाभारत बचपन से निकलकर इतिहास बनने लगता है।